हेलो गाइस, सो दिस इज मंजिल एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इच्छु वर्ग के बारे में। इससे पहले हमने तोय वर्ग और क्षीर वर्ग के बारे में देखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इच्छु रस के बारे में। इच्छु रस का क्या गुण होता है, क्या स्वरूप होता है। तो इच्छु रस का जो सामान्य रूप से गुरु, स्निग्ध, बृहण, कफ और मूत्रवर्धक होता है। ठीक है, तो इच्छु क्या है? इच्छु का जो रस होता है वो गुरु होता है, स्निग्ध होता है, ग्रहणकारी होता है तथा कफ और मूत्र को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये विषयकारी होता है, मतलब शुक्र धातु को बढ़ाता है तथा शीतल, रक्त पित्त नाशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर को का नाश करता है। उसके साथ साथ रस और विपाक दोनों में मधुर होता है तथा ये स्तर होता है, मतलब मल भेदन करता है। मतलब जो मल रुक गया है या फिर मलाष्टम हो गया, उसका भेदन करके उसे शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एक के भेद के बारे में। एक के 13 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले नृप, गंभीरूप, वंशक, सतपूरक, कांतार, तापसेक्षु, कांडिक्षु, सूचीपत्रक, नेपाल, दीर्घपत्र, नीलोफर, पुरस्कृत और मनोगुप्ता। इस प्रकार से क्या है, 13 जातियां एक की कही गई है। ठीक है, इसके बाद एक को उप भी कहते हैं, एक को इंग्लिश में शुगर केन भी कहते हैं तथा संस्कृत में गुड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा एक के भेद के बारे में। अब ईख के रस से निर्मित क्या क्या चीजें बनती है। तो ईख के रस से क्या क्या चीजें बनती है, तो सबसे पहले देखते हैं खारिज बनते हैं, मत्स्य अंडे बनते हैं, या फिर गुड़, खंड, शर्करा और पुष्प सीता या फिर सीतोपला। तो इस तरह से 6 चीजें इच्छु विकार से बनती है, इच्छु रस के विकारों से बनती है। अब देखते हैं इच्छु के जो गन्ना होता है उसके अलग अलग भाग में उनका रस कैसा होता है। तो अगले भाग का रस में देखते हैं, तो एक के प्रारंभिक जो एक दो फोर होते हैं उसका रस कुछ नमकीन होता है। अब जो गांव में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने एक कभी है, तो उनको क्या पता होगा कि जब हम एक को चूसते हैं तो उसका जो ऊपरी दो पोर होते हैं वो नमकीन जैसे होते हैं तथा नीचे के जो भाग होते हैं, मध्य और नीचे के भाग, वो मधुर एवं गुणकारक होते हैं। उसी के बाद यांत्रिक रस के भेद देखते हैं। तो जो मशीन द्वारा निकाला गया गन्ने का रस होता है उसके भेद में देखते हैं। तो सबसे पहले यंत्र विशेष में जो दबाकर निकाला हुआ इक्का होता है, वो जड़ का भाग, अगला भाग तथा कीड़े आदि द्वारा खाया भाग सब क्या होता है, एक साथ निचोड़ा जाता है। तो जिसके कारण उसमें मैल का मिश्रण रहता है। इसी कारण से वो उसी कई दिनों से वैसे ही पड़ा भी रहता है। तो इसी कारण से वो रस क्या होता है, विकृत या विकारित हो जाता है। इसीलिए वो विताहक और अवष्टम भी हो जाता है। मतलब विताहक शरीर में ताव उत्पन्न करने वाला हो जाता है, गुरु पाती मतलब पचन में गुरु हो जाता है, और विष्टमी मतलब शरीर में विष्टम करता है, मलावरोध वहाँ उत्पन्न करता है। उसके बाद एक के भेद तथा उसके गुणों के बारे में देखते हैं। तो एक की क्या है, अनेक जातियां बनाई गई, उसमें से पौंड्रक नामक एक जो देखने को मिलता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो पौंड्रक नाम जो एक देखने को मिलता है वो मोटा होता है, चबाने में थोड़ा कोमल होता है तथा और रस शीतल स्वच्छ, उसका रस शीतल स्वच्छ एवं मधुर होने के कारण सबसे श्रेष्ठ होता है। तो बंडरप जो इच्छो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, ये याद करने वाली चीज है। इसमें से कुछ गुणों से कम वांशिक दाम, इनसे कुछ गुण कम होते हैं वांशिक ईखों में। ठीक है, उसके बाद सतपर्वक आदि जो ईखों के गुण बताए गए हैं उसमें से सतपर्वक एक अनेक पोरों वाला होता है तथा जो कांतार, नेपाल आदि जो होते हैं वो दीर्घ पत्र बड़े बड़े पोरों वाले होते हैं। इस प्रकार से उनके भेद को हमें समझना चाहिए। अब उक्त ईखों के रस मतलब जो सतपर्वक, कांतार, नेपाल आदि जो ईख है उनके रस जो वंशिक ईख है उनसे धीरे धीरे कम होते जाते हैं उनके गुण। ठीक है, क्रमशः कुछ खारे, कुछ कैसल, कुछ उष्ण और कुछ विदाह कारक। जैसे जैसे कम ही मतलब इन गुण वाले हम ईख का सेवन करते हैं तो वो कैसले होते जाते हैं, खारे होते जाते हैं, कुछ उष्ण भी होते हैं और शरीर में ताव उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। ठीक है, अब जो फारित इच्छु विकार में फानित है उसका गुण देखते हैं। तो फानित क्या होता है, गुरु होता है अविसंधि, मतलब शरीर में स्राव उत्पन्न करने वाला होता है, दोषों का संचय करने वाला, किंतु मूत्र का शोधन करने वाला होता है। ठीक है, अर्थात इसका सेवन करने से मूत्र खुलकर निकल आता है। अब आगे देखते हैं गुड़ के गुण। तो गुड़ के गुण में देखते हैं, तो ईख के रस को स्वच्छ करके बनाया गया प्रथम श्रेणी का गुड़ क्या होता है, अधिक कफकारक मतलब अधिक श्लेष्मकरण नहीं होता। यह मूत्र और पुरुष का प्रवर्तक होता है, मतलब शरीर का मल जो अवष्टम हुआ उसका मल भेदन करके उसको शरीर से बाहर निकालता है।
वही अगर ईख के रस को पकाते समय उसकी मैले को ना निकाले तो जो गुड़ बनाया जाता है वो उक्त प्रथम से गुड़ से दूसरी श्रेणी का होता है। और इसके गुड़ इसके विद्वान सेवन से पेट में क्या कृमि उत्पन्न होते हैं, कृमियाँ उत्पन्न होती हैं। यह मज्जा मेदस मांस तथा कफ दोष को आदि को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या है, विकृत हो जाता है। तो अगर मैला पदार्थ उसी में रह जाता है तो उसी कारण से ये विकृत होने के कारण मज्जा मेदस मांस आदि जो धातु है या अपना दोष है उसको बढ़ाता है। उसके बाद देखते हैं रुद्र या फिर पुराण गुण के बारे में। तो पुराण गुण क्या होता है, हृदय के लिए हितकर होता है, क्योंकि पुराण गुण धीरे धीरे रखा रखा उसका गुरु से लघु गुण हो जाता है। और नया गुण क्या होता है, कफ दोष को बढ़ाने वाला और जठरा को मंद कर देता है। तो पुराना गुण रखने के कारण, लघु होने के कारण वो कफ वर्धक उतना नहीं होता, लेकिन जो नया गुण होता है वो श्लेष्मकर होता है और जठरा को मंद करने वाला होता है। उसके बाद देखते हैं मत्स्य अंडिका के गुण। तो मत्स्य अंडिका, खंड और सीतोपला, इन दोनों क्या है, उत्तरोत्तर गुणवान होते हैं। मतलब सबसे कम गुणवान मत्स्य अंडिका है, उसके बाद खंड उससे ज्यादा गुणवान है और सीतोपला सबसे अधिक गुणवान है। तो अर्थात मत्स्य अंडिका से खंड, इससे सीता अधिक गुण वाली होती है। इनके गुण तो ये क्या होता है, वृक्ष होते हैं जो ऑरेंज का तो होते हैं उनको मतलब ओरा प्रदेश में जो ट्रॉमा हुआ है उसको ठीक करते हैं, तथा क्षीण पुरुषों के लिए हितकर होता है। मतलब जिनका धातु क्षीण हो गया है, ये एकदम पुरुष हो गया, उनके लिए ये हितकर होता है। और रक्त पित्त एवं वात दोष नाशक होता है। मतलब रक्त पित्त तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर और वात दोष के सारे विकारों का ये नाश करता है। इसके बाद देखते हैं या शर्करा या फिर यवास शर्करा के बारे में। इससे जवासा या खांड या चीनी की कहते हैं, जवासा की खांड या चीनी की कहते हैं। यवासा शर्करा ये भी इंपॉर्टेंट है। और यह भी एक ही चीनी के समान गुण वाले होते हैं। यह कुछ तिक्त, मधुर और कषाय रस ये होते हैं। ठीक है, अब इसके पास देखते हैं सभी प्रकार के शर्कराओं के गुण में देखते हैं। तो ये दाह, प्यास, वमन, मूर्छा तथा रक्त पित्त का नाश करने या समन करने वाले होते हैं और इन्हें उत्तम कहा गया है। तो जो शर्करा होती है इच्छू विकारों में सबसे उत्तम होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दाह है, जो जलन है शरीर में, प्यास है, वमन है, मूर्छा आदि का नाश करती है। इसके बाद हम मधु शर्करा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जैसे राब से खान का अंश नीचे बैठ जाता है, वैसे ही कभी कभी क्या होता है, मधु को रखे रखे वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे इकट्ठा हो जाता है और शर्करा के रूप का दिखता है। इसी चीनी के सदृश कर दिखलाई देते हैं, इसी कारण से मधु शर्करा कहते हैं। यह स्थिति मधु में क्या है, 2 से 3 महीने के बाद देखी जाती है। और मधु का तरल भाग ऊपर चला जाता है, जो द्रव्य भाग रहता है ऊपर चला जाता है, और नीचे जो खंड भाग या फिर चीनी सदृश कर दिखलाई देते हैं, इसी को हम मधु शर्करा कहते हैं। यह भी क्या है, शर्करा का भेद है। तो यहाँ तक हम लोग ने इच्छु वर्ग के बारे में देखा। इसके बाद हम देखने वाले हैं मधु वर्ग के बारे में। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज दी है कि ईख के रक्त से बनने वाले सभी पदार्थों में शर्करा तथा मिश्री सर्वश्रेष्ठ होती है और फारित और राग अधम होती है। मतलब जो फानित है वो सबसे विकृष्ट होती है, मतलब सबसे शरीर के लिए अहितकर होती है। और जो ईख के रस से बनने वाली है उसमें से शर्करा है या फिर जो मिश्री होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ विकार होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मधु वर्ग के बारे में। तो मधु के सिंपल मतलब जो सामान्य गुण है उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो मधु क्या होता है, नेत्रों के लिए हितकर होता है। यह लेखन होने के कारण कफ को निकाल देता है। अब कफ का श्लेष्म गुण है और मधु का खर गुण है। तो मधु क्या करता है, कफ का लेखन करके उसे शरीर से निकाल देता है। प्यास, कफ दोष, विष विकार, हिक्का, रक्त, प्रमेह, कुष्ठ, कृमि, सर्दी, श्वास काश तथा अतिसार रोग को नष्ट करता है। मतलब जितने भी कफ द्वारा होने वाले विकार उन सभी को, जैसे क्या हो गया, फिर प्रमेह हो गया, कुष्ठ हो गया, फिर कृमि हो गया, सर्दी हो गया, श्वास हो गया, काश तथा अतिसार जो भी है, ये सारे विकारों को वो नष्ट करता है। यह व्रण शोधक है, मतलब व्रण का जो भी घाव है उसका शोधन करता है। व्रण संधान है और व्रण रोपण है, व्रण का रोपण करता है, उसका हीलिंग भी करता है। यह वात दोष कारक है। अब कफ का नाश कर रहा है तो मतलब इसमें वात गुण होने के कारण वात दोष को बढ़ाता है। यह रुक्ष होता है, कषाय होता है एवं मधुर गुण वाला होता है। इसी के समान गुण वाले मधु शर्करा होते हैं। जैसा हम लोग ने पीछे देखा मधु शर्करा के बारे में, तो उनको भी क्या बताया गया, इसी के समान गुण वाला बताया गया। उसके बाद देखते हैं उष्ण मधु सेवन का निषेध। ठीक है, इससे पहले देखते कुछ मधु के 8 प्रकार के बारे में बताया गया है, जिसमें से पौतिक मधु, भ्रामर, चौथ, माछिक, छात्र, आर्थियन,
और औद्योलक और दौड़। तो इस तरह से 8 मधु के बारे में बताया गया। पत्तु, पौतिक, भमीर, फिर उसके बाद छौत्र, फिर माछिक, छात्र, आर्ध्य और फिर औद्योलक और राग। इस तरह से 6 श्लोक, इस तरह से 8 मधुओं का वर्णन हमें मिलता है अष्टांग हृदय में। उसके बाद हम देखते हैं उष्ण मधु का सेवन का निषेध किस प्रकार किया गया है, क्या उससे क्या चीजें होती है, क्या उसके शरीर पर प्रभाव होता है। तो उष्ण मधु का सेवन उष्ण से संतप्त मानव को उष्ण काल के में उष्ण जल आदि के साथ पीने या चाटने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हानि होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या देखते हैं कि जो उष्ण मधु होता है वो उसका सेवन करने से क्या होता है कि ये शरीर को हानि पहुंचाती है। जैसे अगर उष्ण मधु है उसका उष्ण सेवन से जो मतलब जो पहले से संतप्त मानव है, जो उसमें पहले से संतप्तता मतलब उष्णता है, उसको उष्ण काल में मतलब गर्मियों के दिन में उष्ण जल आदि के साथ खाने या पीने के लिए दे दिए तो उससे शरीर की हानि देखने को मिली। उसके बाद देते हैं शोधन में मधु का प्रयोग। तो वमन के लिए तथा निर्वहन बस्ती में प्रयुक्त तो उष्ण अथवा द्रव पदार्थ के साथ मिला हुआ मधु हानिकारक होता है, क्योंकि वमन निरोहण में प्रयुक्त उष्ण मधु और शरीर में बिना पचे ही शीघ्र बाहर लौट निकलता है। ठीक है, तो संशोधन में क्या बताया कि वमन तथा निरोहण बस्ती के लिए क्या है, उष्ण मधु प्रयुक्त है, क्योंकि अथवा द्रव पदार्थ के साथ मिला हुआ मधु हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि ये क्या कहता है वमन और निरोहण में प्रयुक्त होता है और उष्ण मधु शरीर में बिना पचे ही क्या होता है शरीर से निकल आता है। इसी कारण से उसे हम संशोधन वमन आदि कार्य में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक था हमारा मधु वर्ग के बारे में। इसके बाद हम तेल वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तेल क्या बताया। समान तेल के वर्णन में बोलते हैं कि सभी तेल अपने अपने उत्पत्ति कारणों के समान गुणधर्म वाले होते हैं, मतलब जिस प्रकार से उनकी उत्पत्ति गुण है उसी के समान उनके गुणधर्म देखे जाते हैं। सब तेलों में तिल तेल क्या होता है, मुख्य होता है। इंपॉर्टेंट है, सब तेलों में क्या है, तिल तेल मुख्य होता है, क्योंकि तेल शब्द से शब्द की निष्ठि तिल शब्द से हुई है। तेल शब्द की निष्ठि ही तेल शब्द से हुई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यथा तिलोद्भव तेलम, मतलब तिल से जो उद्भव हुआ है, जो तिल से निकला है उसे हम तेल कहते हैं। तो तिल तेल के हम गुण देखते हैं। तो तिल तेल क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, व्यवहारिक मतलब शीघ्र फैलने वाला। जिस प्रकार हमारा मत्स्य वो भी व्यवहारिक होता है और विकासी होता है, उसी प्रकार क्या है तिल तेल भी क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, मतलब मंद से विपरीत, मतलब बहुत तेज शोधन आदि कार्य करने वाला होता है। व्यवहारिक होता है मतलब शीघ्र शरीर में फैलता है, त्वक दोष नाशक जो भी त्वचा विकार है उनका नाश करता है। उसके बाद नेत्रों के लिए हानिकारक होता है। तीक्ष्ण गुण होने के कारण क्या होता है, जो नेत्र है उनके लिए हानिकारक होता है, सूक्ष्म तथा उष्ण होता है। अब यह स्निग्ध होने पर सत्वम भी कारक नहीं होता, क्योंकि इसमें तीक्ष्ण गुण बहुत अधिक होता है। इसी कारण कितना भी स्निग्ध हो यह कफ कारक नहीं होता। अब कृष्ण पुरुषों को रुष्ट करने में समर्थ है, मतलब जो पुरुष हो गया या फिर जिसकी शक्ति चली गई, शक्ति क्षीण हो गई, उसके लिए यह हितकारक होता है। ठीक है, उसके बाद यह वृहण कार्य भी करता है, ये क्या है, वृहण कार्य आदि में भी प्रशस्त होता है। उसके बाद स्थूलों को प्रेस करता है, जो स्त्रीलिंग हो गए हैं उनको प्रेस करता है, मतलब ये देखिए दोनों काम में आ रहा है। पुरुष पुरुष को पुष्ट कर भी करता है और स्थूल पुरुष को पुरुष भी करता है। पुरुष को ये बनता है ब्रोमी नाशक है तीक्ष्ण गुण के कारण, तथा ये संस्कार करने में वात आदि दोषों को भी नष्ट करता है। मतलब जब संस्कार कर दिया जाए, इस पे प्रोसेसिंग कर दिया जाए तो वात आदि दोषों को भी यह नष्ट करता है, उसका भी शमन करता है। अब उसके बाद देखते हैं एरंड तेल के गुण। एरंड तेल के गुण में देखते हैं सबसे पहले यह क्या है, तिक्त एवं कुछ कटु तथा मधुर रस वाला होता है। तिक्त होता है, कुछ मधुर तथा कटु रस वाला होता है। यह विरेचन और पकने भी भारी होता है। विरेचन तथा पकने दोनों में भारी होता है। यह अंड वृत्ति, गुल्म रोग, वात रोग, कफ रोग और उदर रोग एवं चोरा विनाश करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अंडवृत्ति करता है, गुल्म रोग, वात रोग, ये नहीं अंडवृत्ति, गुल्म रोग, वात रोग या फिर कफ रोग, उदर रोग एवं विषम जो अगर हो गए तो उनका नाश के लिए यह प्रशस्त है। उसके बाद कमार समस्त कोष्ठ के अवयव, पीठ की पीड़ा तथा सूजन को यह जीत लेता है, उसका हरण करता है। ठीक है, इसके बाद लाल एरंड का तेल।
अभी तक हमने हरे एलिमेंट का देखा, अभी लाल एलिमेंट का ये तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण एवं अप्रिय गंध, मतलब इसका गंध अच्छा नहीं होता है, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो वही क्या बोला है कि अप्रिय गंध वाला होता है। ठीक है, अब सरसों का तेल के बारे में पढ़ते हैं। ये सरसों का तेल जो होता है कटु होता है, उष्ण होता है तथा तीक्ष्ण होता है। तो कटु होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, यह कफ, शुक्र तथा वात दोष नाशक होता है। तो का भी नाश करता है, शुक्र का भी नाश करता है और वात दोष का भी नाश करता है। लघु होता है, पित्त एवं रक्तवर्धक है, और ये गोट कुष्ठ रोग, अर्श रोग, व्रण तथा कृमियों को नष्ट करता है। तो हमने देखा है कि तिल में भी कृमियों को नष्ट करने का गुण आता है, सरसों में भी कृमियों का नष्ट करने के गुण, मतलब जो सभी तिल है, मतलब जो सभी तेल है वो क्या करते हैं, कृमि नाशक होते हैं अत्यधिक करके। उसके बाद देखते हैं ये अर्श रोग मतलब और व्रण, जो भी स्किन डिसीजेस है उनके लिए भी सारे कोट जैसे दिया है, तो ये क्या करते हैं, स्किन डिसीजेस के लिए भी इतना सभी तेल हितकार होते हैं। ये लघु होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, और कफ, शुक्र आदि का नाश करते हैं, और वात उसका भी नाश करते हैं। आगे देखते हैं, तो सरसों वर्ण दो प्रकार की होती है, लाल और पीले। ठीक है, ध्यान देना है, लाल और पीली होती है। ये लाल क्या है, सामान्य रूप से देखा जाता है, ठीक है, जिसका तेल अधिक निकाला जाता है। पीली सरसों जो होती है पूजा पाठ आते हैं, शुभ कृत्यों में सर्वत्र प्रयोग में लाई जाती है। अब जो पीली सरसों है ये क्या है, पुनः दो प्रकार होती है, मीठी तथा कड़वी। मीठी सरसों का जो साग होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों तथा पंजाब आदि में पाया जाता है, और कड़वी सरसों की राई या लाई को लाई भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो सरसों वो दो प्रकार के फल होते हैं, लाल और पीले। जो लाल होती है वो खाने आदि में प्रयोग हो जाती है, और जो पीली होती है उसका तेल पूजा पाठ आदि और शुभ कृत्यों में प्रयोग किया जाता है। जो पीली होती है वो पुनः दो प्रकार के होते हैं, मीठी तथा कड़वी। जो मीठी होती है वो पंजाब आदि साथ पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाते हैं खाने के लिए, तथा कड़वी जो सरसों होती है उसका राव या फिर लाई भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बहेड़े की गिरी का तेल। ठीक है, तो बहेड़ा का तेल क्या होता है, मधुर होता है, शीतल होता है, और बात के लिए करता है, पचनी में भारी, पित्त तथा वात विकारों का समान करता है। तो देखिए ये यहाँ पे बहुत विपरीत देखने को मिला है। वैसे तो कटु तिक्त होते हैं सभी रस, लेकिन यहाँ पे मधुर बताया, साथ ही साथ जो तेल ऊपर बताए गए थे वो तीक्ष्ण और उष्ण होते हैं, यहाँ पे शीतल बताया गया है बहेड़े तेल को, और बालों के लिए शीतल बताया गया है। अब ये क्या होता है, पनीर में भारी होते तथा पित्त आदि का शमन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नीम की गिरी का तेल, तो निगोलियों से निकाला गया तेल क्या होता है, उष्ण वीर्य वाला होता नहीं होता। ठीक है, तो निगोलियों से जो निकाला गया तेल होता है वो उष्ण वीर्य, क्योंकि आपको पता है नीम सबसे शीतल पेड़ में माना गया, तो इसी कारण से क्या होता है, उसका जो तेल होता है वो उष्ण वीर्य वाला नहीं होता, ये स्वाद में तिक्त होता है, तिक्त रसात्मक होता है, मतलब कड़वा होता है, और ये कृमियों को, कुष्ठ को तथा कफस रोगों का नाश करते हैं। मतलब आपने सभी जो तेल हैं उनके सभी समान गुण देखे हैं कि सभी कृमियों का, कुष्ठ रोगों का, कफस विकारों का, त्वचा विकारों का आदि का नाश करते हैं। फिर उमा कुकुसम मतलब अतसी एवं कुकुसम का तेल के बारे में देखते हैं, तो अतसी मतलब जिसे हम तीसी कहते हैं, गाँव वालों को पचवती इसीलिए कहते हैं, और खूब मतलब जो बर्रे होते हैं, इनके तेल क्या होते हैं, उष्ण वीर्य होते हैं तथा त्वचा के विकारों का दोष तथा पित्त दोष को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा अलग चीज देख लिया कि जो कुसुम होते हैं और अतिथि होते हैं, क्या करते हैं, त्वचा के विकार को उत्पन्न करते हैं। और इससे पहले जो हम लोग ने तेलों को देखा तो वो क्या करते हैं, त्वचा के विकारों को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये त्वचा के विकारों को, कफ दोष को तथा वात पित्त दोष को आदि को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब स्थावर तेलों की संख्या अनंत हो सकती है। स्थावर तेल मतलब जो तेल हमें पेड़ पौधों से मिलता है उसकी संख्या अनंत हो सकती है। फिर भी कुछ तेल ऐसे हैं जो मिलते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती रहती है, उनका परिवहन मात्र, जैसे मूली के बीजों का तेल, फिर तत्ती, जमाल गोटा का तेल, फिर इंगुती इंगोट का तेल, सरसों का तेल, राई का तेल। मुझे जो आज तक लगा राई और सरसों से सेम होते हैं। ठीक है, चले, सरसों का तेल, राई का तेल, गरज, नीम का तेल, सहजन के बीजों का तेल, फिर उसके बाद सुवरचला का तेल, फिर पीलू के तेल, नीम के तेल, इस तरह से अलग अलग जो है बहुत सारे तेलों के बारे में बताया गया है। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने देखा तेल के बारे में। तो प्राणिज स्नेह यहाँ पे कुछ बताया गया कि स्थावर स्नेहों का वर्णन करने के बाद यहाँ से जंगम स्नेहों का वर्णन किया जाएगा। तो स्थावर स्नेह से जो होते हैं उन्हें हम तेल कहते हैं, वही जो जंगम स्नेह होते हैं उसे मज्जा आदि कहते हैं। तो वसा तथा मज्जा नामक स्नेहों की प्राप्ति प्राणियों से की जाती है। ये दोनों क्या होते हैं, वातनाशक होते हैं, कफ पित्त आदि को बढ़ाने वाले होते हैं, और क्या होते हैं, मांस गुड़ के समान गुड़ वाले होते हैं। मेद धातु के गुड़ वे वसा मज्जा के समान ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि इससे पहले जो हम लोग ने तेलों के बारे में पढ़ा वो सभी क्या है, स्थावर स्नेह कहलाते हैं। उसके बाद जंगम स्नेह आपके वसा और मज्जा होते हैं जो कि वातक न होते हैं, वात दोष का नाश करते हैं। और उसके बाद बल और पित्त और कफ मतलब बल को बढ़ाते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं और कफ को बढ़ाते हैं, तथा ये मांसानुगत स्वरूपी होते हैं, मतलब जो मांस होता है उसके समान गुण वाले होते हैं। और हित्यों में मित्यान मेदो अपी तवी, तो मतलब जो मेद धातु के भी क्या होता है, मज्जा और वसा के समान गुण वाला होता है। तो यहाँ हम लोगों ने तेल वर्ग के बारे में पढ़ा। आगे हम देखने वाले हैं अन्य वर्ग के बारे में। तो आज वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। 3 वर्ग के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में हम तेल वर्ग आदि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।